तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और एक बार फिर से इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए, क्योंकि हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में हमको ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है तो कैसे हमको चीज़ें मैनेज करनी है, और ये हो सकता है वॉलेटिलिटी आगे हमको और बढ़ती हुई देखने को मिले, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एटलीस्ट देखिए, अगर मेरी बात मैं करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में क्या बाय कर रहा हूँ, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, बाय क्यों कर रहा हूँ, किन चीज़ों को कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक ज़बरदस्त हमको एक सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद देखिए क्या गजब की रिकवरी हुई, ऑलमोस्ट वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमको स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है, वो हमको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। तो हमारे पोर्टफोलियो में जो गिरावट हुई थी वो ऑलमोस्ट पूरी रिकवर भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ से वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ती हुई नजर आएगी, उसके पीछे रीज़न है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो कारण है, एक बड़ा इवेंट जो हमको देखने को मिलने वाला है, वो है दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन। तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसका असर हमको वॉलेटिलिटी के रूप में मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है, एक बड़ा इवेंट है इनफैक्ट। तो यहाँ पर अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में चीज़ें आती है निकल के, तो आप समझिएगा कि एक ज़बरदस्त हमको वहाँ पर चीज़ें उथल पुथल होती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरा यहाँ पर जो अभी नियर टर्म इवेंट है वो है Q4 रिजल्ट्स। जी हाँ, तो Q4 के रिजल्ट्स, सीज़न की शुरुआत होने वाली है। आई थिंक अप्रैल 11-12 से आई थिंक जो है आईटी के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बड़ा यहाँ पर वॉलेटिलिटी का कारण बन सकता है, क्योंकि जब मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप सभी को पता है, और हमको हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी ऑलरेडी है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी हमको देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट्स, स्ट्रीट एस्टिमेट्स अगर सही नहीं आए, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं आए नंबर्स, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए, तो बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये आप एक अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके चलिएगा कि यहाँ पर अगर मार्जिन्स फॉल हुए, रेवेन्यू डिप हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फिर बड़ा करेक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही एक वल्नरेबल जोन है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पर ये जो वॉलेटिलिटी है ये यहाँ से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। रिजल्ट सीजन में तो और भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर लोअर सर्किट, रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आया तभी यहाँ पर स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अभी अ, मुझे लगता है, एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यहाँ से अपसाइड अभी कम है, डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट और ये मैं कहूँगा कि एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए कि यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में और गिरावट आ सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर गिरावट ही आएगी, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक सिचुएशन ये है कि अर्निंग्स यानी कि ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर ओवर एंड अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए, तभी यहाँ पर एक बढ़िया अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप जो भी चीज़ बाय कर रहे हैं वहाँ पर वैल्यूएशन का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ये मैं मतलब कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से कह रहा हूँ, वैल्यूएशन कंफर्ट होना ज़रूरी है। वैल्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है और नंबर अच्छे नहीं आए, तो फिर आपको उसका अंजाम पता हो सकता है, और होना भी चाहिए। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप बेच के चले जाइए, कुछ भी नहीं बेचना है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जो कि हम कर ही रहे हैं, जो कि मैं बोल ही रहा हूँ। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करना इज़ ऑलवेज गुड। ठीक है। तो ये हो गई बात स्मॉल कैप मिड कैप की। बाकी रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी, रिजल्ट वापस से हम कवर करेंगे, और उसमें से क्या चीज़ें पैन आउट होकर निकलती हैं वो भी हम डिस्कस करते ही हैं, ऑलवेज अभी भी करेंगे। अब बात करते हैं क्या मैं बाय कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी जो मैंने बाय किया है वो दोस्तों मैंने बाय किया सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की बात मैं पिछले का अभी रिसेंट टाइम में मैंने कई बार की है कि आपको एसेट अलोकेशन ज़रूर करना है। इक्विटी में ओवर एक्सपोजर हो गया है तो एसेट अलोकेशन आप ज़रूर कीजिए। गोल्ड की बात मैंने करी थी, गोल्ड मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी मैंने सिल्वर में भी बाइंग करना शुरू किया, और ऑलरेडी सिल्वर में 5-6% का गेन पे ऑलरेडी मैं बैठा हुआ हूँ। तो सिल्वर में और मैंने बाइंग इसलिए की है, सबसे पहला टेक्निकल रीज़न, तो आप देखेंगे वीकली चार्ट पे एक ज़बरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट पे।
और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का आप देख सकते हैं ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट जब होता है तो मतलब मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि यहाँ पर हमको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलता है। तो टेक्निकली बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखिए वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी आप देखिए क्या गज़ब का हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट अभी तक तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात भी आपको समझ के चलनी है कि भैया देखिए सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल यूज़ कमोडिटी है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए लमसम बाय करने के बजाय क्या कीजिए, एसआईपी में आप यहाँ पर एसआईपी के थ्रू यहाँ पर सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड ने आपने देखा ही है, गोल्ड की मैंने बात करी थी। गोल्ड में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट $2200 के आसपास यहाँ पर अभी स्पॉट प्राइसेस के आसपास यहाँ पर चल रहा है गोल्ड। और यहाँ से अभी तो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी आ सकती है। उसके पीछे रीज़न, टेक्निकल रीज़न हमने बात कर ली। दूसरा यहाँ पर कि जब रेट कट होना शुरू होंगे तो आप पढ़िएगा, आपको गूगल पे जाके आपके लिए होमवर्क है कि रेट कट जब होना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक हमको तेज़ी आती हुई देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन का हैच है गोल्ड, और इन्फ्लेशन की समस्या तो है ही अभी, और कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। तो एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर एक परफेक्ट हेज नज़र आता है, और गोल्ड को हमेशा सिल्वर फॉलो करता है। तो एक चार्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए कि 1990 से ये चार्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए 1990 से 2023 का, तो आप देखेंगे सीपीआई इंडेक्स यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो हमको गोल्ड के प्राइसेस में भी तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप जब जब देखेंगे गोल्ड ऊपर गया है, ठीक है, ये जो वाइट काइंड ऑफ लाइन है ये गोल्ड की है, एंड ये जो है नीचे, सॉरी, ये जो गोल्ड कलर देख रहे हैं वो गोल्ड है, और ये सिल्वर सिल्वर का है। तो आप देखेंगे गोल्ड में जब तेज़ी आती है तो सिल्वर उसको फॉलो करता है, जब गोल्ड गिरता है तो सिल्वर गिरता है, और जब गोल्ड चलेगा तो सिल्वर भी चलेगा। लेकिन रिसेंट टाइम में 2017 से आप देखेंगे ऑलमोस्ट, तो गोल्ड तो चल रहा है, ठीक है, गोल्ड तो चल रहा है, लेकिन सिल्वर में वो तेज़ी हमको आती हुई देखने को नहीं मिली है। लेकिन सिल्वर यहाँ पर एक कैचअप मूव दे सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, साथ ही साथ गोल्ड के साथ एक कैचअप मूव भी यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। टेक्निकली बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और एज़ पर एक्सपर्ट्स, एज़ पर एनालिस्ट, सिल्वर यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव 2024 में दे सकता है। तो यहाँ पर अभी $26 के आसपास चल रहा है, ये करीब करीब यहाँ से $32 के आसपास की एक्सपेक्टेशंस अभी आती हुई देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली जो लग भी रहा है कि सिल्वर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया एक फंडामेंटल रीज़न कि यहाँ पर गोल्ड एक कैचअप ट्रेड हमको सिल्वर में आती हुई देखने को मिल सकती है, जो गोल्ड को फॉलो कर सकता है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ आपको बताऊँ तो देखिए, तो मैं थोड़ा और इसके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा और रिसर्च कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली कि जो सिल्वर है वो सोलर पैनल्स में रिक्वायर्ड होता है। यस, इट इज़ नीडेड इन दी सोलर पैनल्स। तो करीब 20 ग्राम सिल्वर, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आर यूज्ड इन ईच सोलर पैनल। जो वोल्टेक सेल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें सिल्वर का यूज़ होता है, एंड मिलियंस ऑफ पैनल्स प्रोड्यूस्ड एनुअली। तो मैं यहाँ पर ग्लोबली बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर कितना पुश है, ठीक है। सोलार, विंड, जितने भी रिन्यूएबल थीम्स हैं उसको लेकर कितना पुश है। और इनफैक्ट सोलार की मैं बात करूं तो इसके लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त पुश आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में यहाँ पर रूफटॉप सोलार इंस्टॉल किए जाएंगे, और अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पर रिन्यूएबल एज ए थीम एक, आप कह सकते हैं कि टेलविंड्स है, बहुत ज़बरदस्त टेलविंड्स है। तो यहाँ पर सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसको आप और रीड कीजिएगा, आपको और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो अगेन, तो एज ए प्रॉक्सी टू सोलार थीम, टू सोलार पैनल्स, सिल्वर को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आप ज़रूर इस पे पढ़िएगा। तो ये है चीज़, दो चीज़ें। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स जो हैं,
एज ए हैज भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप एज ए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी भी यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला जहाँ पर मैंने सिल्वर में बाइंग की है। मैं भी एसआईपी कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर गिरता रहे तो हमको होल्ड करके रखना है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहता है सिल्वर। ऐसा नहीं है कि सिल्वर यहाँ से एक ज़बरदस्त हमको अप मूव ही देगा। हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, इसलिए एसआईपी में बाय करना है। और आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर फॉलो करने हैं। अब दूसरा जो मैंने बाय किया है वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में लगातार मैं बात कर ही रहा हूँ, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक टेक्निकली बात करें तो ज़बरदस्त बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अच्छा एक अपमूव आने की पूरी पूरी संभावना है। 20th अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा, उससे पहले यहाँ पर बिजनेस अपडेट आ जाएगी Q4 की। तो उसमें देखते हैं किस प्रकार एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करता है। अगर ईपीएस ग्रोथ स्टेबल रही, यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक ऐसी मैट्रिक होगी जो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टेबल भी रहा ना, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ से काफ़ी ऊपर भाग सकता है। बशर्ते यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से नहीं गिरने चाहिए। गिर गए तो भैया स्टॉक भी गिरेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर स्टेबल भी रहे तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी कुछ छोटे बैंकों के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक ऐसी ट्रेड है जो अच्छी नज़र आ रही है। वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड एचडीएफसी बैंक का अच्छा है। और एक ऐसा बैंक है जिसको आंख बंद करके यहाँ पर बाय किया जा सकता है। थोड़ा शॉर्ट टर्म ज़रूर यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन पेशेंस वालों के लिए एचडीएफसी बैंक है। और अगर आपको कंफर्ट चाहिए वैल्यूएशन का और थोड़ा यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक अच्छा ट्रेड है। ये एक मैंने यहाँ पर बाय किया है। लगातार इसको मैं खैर बाय कर ही रहा हूँ, ऐसी कोई वो नई बात नहीं है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर बाय किया है। इसके बाद अब मैंने जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है वो फिर से एक बार एस में मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और एस का जो प्रॉफिट बुक किया है उसी का पैसा मैं इधर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एस में एक लौता एस ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में जिसने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है मुझे इस साल में। गजब का, मतलब आपको पता ही है कि कितने निचले स्तर से हमारे पास है एस। और ऑलमोस्ट 18-20% हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट ये हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। अभी फिर से मैंने इसमें आज प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा बहुत। अभी भी मेरे पास ये करीब 10-12% बचा हुआ है। जी हाँ, सो 10-12% अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है इस। तो मतलब देखिए, एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर आपको अच्छी कन्विक्शन हो और अच्छा आपका लोकेशन हो ना, तो मतलब पोर्टफोलियो की पूरी तस्वीर ही बदल देता है एक स्टॉक। सिर्फ एक दो स्टॉक, तीन चार स्टॉक आपको ऐसे चाहिए लॉन्ग टर्म में जिसको आप पेशेंस कन्विक्शन के साथ होल्ड करें, अच्छा लोकेशन के साथ होल्ड करें, तो ज़बरदस्त यहाँ पर पैसा बनता है, वेल्थ बनती है। ये एटलीस्ट एज से मैं एटलीस्ट एज का एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। सिर्फ एज नहीं, और भी ऐसे स्टॉक है मेरे पास जिनमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन एज तो एक मतलब गजब का यहाँ पर जो है प्रॉफिट बना के दिया है। तो एज में फिर से मैंने प्रॉफिट बुक यहाँ पर किया है, जो कि मैंने एच डी एफ सी बैंक सिल्वर में डाला है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कैम्स में भी थोड़ा पैसा शिफ्ट किया है। कैम्स अच्छा नज़र आ रहा था टेक्निकली, और सी डी एस एल में एक छोटा सा पोर्शन डाला है। हालांकि सी डी एस एल में बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं करा है मैंने। मुझे लगता है कि सी डी एस एल जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन होगा तब सी डी एस एल में अच्छा अलोकेशन करेंगे। हालांकि सी डी एस एल भी अच्छा खासा मतलब मिड सिंगल डिजिट में अलोकेशन है मेरे पास। तो ये अभी मैंने बाय किए हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगा अगेन कि आपको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है अभी हड़बड़ी नहीं करनी है। मार्केट जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जो आपके ऑलरेडी स्टॉक हैं पोर्टफोलियो में उनके साथ बने रहिए। और जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है, आपको लगता है कि यार फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ग्रोथ आगे की अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो उन स्टॉक्स को आप बेच भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको लेके बैठे रहें, बढ़ गया तो बैठे रहें, ऐसा नहीं है। कन्विक्शन नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, जस्ट वो मार्केट की तेज़ी में चल रहे हैं, तो उनको आप बेच सकते हैं क्योंकि अभी मौका है। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात है, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी आपका पोर्टफोलियो है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये पूरा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। रिस्क एपेटाइट क्या है, अलोकेशन क्या है, होराइजन क्या है, ठीक है, गोल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, वो आप यहाँ पर देखिएगा। तो अ, ये हो गई बात यहाँ पर क्या हमने बाय किया है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पर हड़बड़ी नहीं मचानी है। जैसे मैंने कहा, मौका मिल सकता है Q4 के रिजल्ट्स किसी अच्छी कंपनी के खराब आ गए तो वहाँ पर मौका मिलेगा बाय करने का। पैसा बचा के रखिए, पूरा अलोकेशन अभी नहीं डालना है। थोड़ा कैश
तो रखिए, कैश इज किंग, कैश ज़रूर काम आएगा। और लॉन्ग टर्म का आपको अप्रोच यहाँ पर फॉलो करना है। इंडिया की स्टोरी पे आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। हो सकता है मार्केट में 3 4 6 महीने इलेक्शन के बाद थोड़ा सा प्रेशर रहे, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ रहेगी। लॉन्ग टर्म यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है। कंपनीज अच्छा कर रही हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बने रहिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट, मेरा ओपिनियन, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेचा है, क्या प्रॉफिट बुक करा है, वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम सबको एक डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन और एक थॉट हमको सबको, ना सिर्फ मुझे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जानने का मौका मिले। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।